अगर आप स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो आप अपनी फ़ी खुद पे कर सकते हो, और वो भी दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करके। आपको किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट अपने हॉस्टल में बैठ कर या फिर अगर आपका वहाँ पर फ्लैट है, आप फ्लैट में बैठ के आराम से 4 घंटे वर्किंग करके अपनी फ़ी पे कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको ओनली इन 5 स्किल्स को सीखना है और उसके बाद आप आराम से बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इफ़ आई एम आस्किंग दिस टू यू तो आई मीन इट। लेट मी टेल यू हाउ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और ये कैसे की जाती है, कैसे इस फील्ड में एंटर हुआ जाता है और कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिनको फॉलो किया जाता है और कैसे इससे लोग पैसा बना रहे हैं और आप भी बना सकते हैं एज एन स्टूडेंट। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बेसिकली लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अब सोशल मीडिया आ गया है। तो ज़्यादातर जितनी भी यंग जनरेशन है वो सारी की सारी सोशल मीडिया पे मूव ऑन है। आप खुद ही हिसाब लगा लो, आप दिन में और मैं खुद दिन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक इवन बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारी सोशल मीडिया यूजेज होती है उतनी ही ज़्यादा डिजिटल मार्केटर को फ़ायदा होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि अब जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो सोशल मीडिया पे सेल आउट करें और एग्जैक्ट उसी इंसान को वो सेल आउट करें जिसको उसकी नीड है। और इसके साथ साथ ही डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ज़्यादा बूमिंग फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, लाइक आप एसईओ कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ईमेल कैंपेन कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो आप इजीली जिनमें इंटर हो सकते हैं। अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आपकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना। अब वो सेल कैसे होती है, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक कैंपेन रन कर दी जाती है, चाहे वो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक पे। तो आपकी वहां पर ऑडियंस सेलेक्ट की जाती है जिस ऑडियंस को आप सेल करना चाहते हैं और एग्जैक्ट उसी ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको 3 ऐसे ऑप्शंस बताता हूं। अगर इनमें से आप एक भी कर लेते हैं तो आप इजीली अपनी इस स्किल को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। नंबर 1, एसईओ। अब जब भी हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे तो सबसे जो टॉप के ऊपर हमारी वेबसाइट्स आती हैं फर्स्ट पेज पे, वो इसीलिए आती हैं क्योंकि उनको एसईओ जो स्पेशलिस्ट होता है उसने कीवर्ड्स वो लगाए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च की ग्लासेस, तो ग्लासेस से रिलेटेड पहले आपकी कंट्री में जो सबसे बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो आएगा, और वो भी इसलिए शो होगा क्योंकि उसके पीछे जो है वो कीवर्ड्स लगे होते हैं जो एसईओ स्पेशलिस्ट ने लगाए होते हैं। नंबर 2, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बूमिंग पे है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी आपके जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की एड्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे ही एक्टिव की जाती हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, इवन स्नैपचैट पे भी अब जो है वो प्रॉपर आपको एड्स शो होती हैं। नंबर 3, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें जब भी किसी ब्रांड के ऊपर कुछ परसेंटेज ऑफ लगती है तो वो ईमेल करते हैं कि दिस इज़ द परसेंटेज यू कैन अवेल फ्रॉम दैट ब्रांच। तो आप सिंपली वहाँ पर उस ब्रांच पे जाते हैं और वहाँ से उनकी प्रोडक्ट बाई कर लेते हैं। मींस आपको सारी जगहों से बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट किया जाता है। अब आपको कैसे टारगेट किया जाता है? आपको एसईओ के थ्रू भी टारगेट किया जाता है, आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी टारगेट किया जाता है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी टारगेट किया जाता है। अब आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म से प्रॉपर टारगेट किया जाता है ताकि आप जो है उनकी जो प्रोडक्ट है उसको बाय कर लें। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी जगह के ऊपर बैठ के आराम से जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आपने सिंपली जो एड है उसकी कैंपेन रन करनी है। नंबर 2, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट का मतलब है कि किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अब जितने भी कंटेंट राइटर होते हैं वो लोगों को एजुकेट करते हैं या फिर इंस्पायर करते हैं अपनी हुक लाइंस से। अब जितनी भी कंपनीज हैं उनको कंटेंट क्रिएटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखवानी होती है या फिर वेबसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन लिखवानी होती है या फिर सोशल मीडिया जो पोस्टिंग होती है उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखवानी होती है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑफिस में जाके कंटेंट लिखें। आप जहां पर बैठे हैं अपने हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी के कैफ़े में, आप किसी भी जगह के ऊपर बैठकर आराम से किसी भी कंपनी के लिए कंटेंट लिख सकते हैं और अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब कंटेंट राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी लिख दो। कंटेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो क्या वो
जितने भी क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनके ट्रस्ट के ऊपर वो प्रॉपर बेस करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ब्रांड है उसके लिए आप हुक लाइन लिख रहे हो कि हम लोग ये परसेंटेज ऑफ दे रहे हैं, हम लोग ये सर्विस के ऊपर इतने जो है कमीशन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं और आपको इतनी रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो उस आपके कंटेंट या फिर आपकी उस हुक लाइन के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि लोग उसको बाय करें। अब मैं आपको 3 ऐसे ऑप्शन बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपनी कंटेंट राइटिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। नंबर 1, एसईओ। कंटेंट राइटिंग के लिए अगर आपको एसईओ की बेसिक जो है वो नॉलेज है तो आप एक बहुत अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हो। वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो रैंक हो रहे हैं मार्केट में और कौन से कीवर्ड ट्रेंड पे हैं। क्योंकि एसईओ के लिए एसईओ स्पेशलिस्ट जो है वो टूल्स यूज़ करते हैं जिससे उनको आइडिया हो जाता है कि ज़्यादातर वर्ल्ड में लोग किस चीज़ को ज़्यादा सर्च करते हैं। तो आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसके पीछे जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं आपने एसईओ फ्रेंडली यूज़ करने होते हैं। नंबर 2, रिसर्च। अब आपको हर टाइम ट्रेंड के साथ अपडेट रहना होगा क्योंकि जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होती है उतना ही अच्छा आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हो। नंबर 3, ओरिजिनलिटी। आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई तकरीबन 10 आर्टिकल ले लें और उन 10 आर्टिकल के ऊपर आप अपना प्रॉपर कंटेंट लिखें जो कि आप अपने वर्ड्स में लिखें। क्योंकि अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करेंगे या फिर चैट जीपीटी की हेल्प लेके आप जितना कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो आपका क्लाइंट है उसका आपके ऊपर बैड इंप्रेशन जाएगा और वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देगा। अब मैं आपको एक ऐसी टिप बताता हूँ जिससे आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। आपका जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट है आप टोटल 10 टॉपिक जो हैं वो ले लें और उनके ऊपर आप खुद राइटिंग करें, जिसकी वजह से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आपकी रिसर्चिंग होगी। आपको ये पता चलेगा कि ऑलरेडी जिन लोगों ने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं या आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उन लोगों ने कैसे लिखे हुए हैं, फिर आप उनको इम्प्रोवाइज करेंगे अपनी वर्डिंग में, देन आप लिखेंगे और देन आपकी ऐसे जितनी राइटिंग स्किल है और स्क्रिप्टिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नंबर 3, वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट एक्चुअली एक टेक्निकल स्किल है जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो आप ऑफिस में बैठ के भी वर्किंग कर सकते हैं, आप हॉस्टल में बैठ के वर्किंग कर सकते हैं और इवन आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट एक टेक्निकल स्किल है जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो आप किसी भी जगह के ऊपर बैठ के आराम से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब जितने भी वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर और दूसरे होते हैं बैक एंड डेवलपर। अगर हम लोग फ्रंट एंड की बात करें तो ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये फ्रंट एंड आप एक किस्म का इसको कह सकते हैं, या फिर अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं वेबसाइट की जो आपको ब्यूटी नज़र आती है उसको फ्रंट एंड डेवलपर जो हैं वो डेवलप करते हैं। और जो बैक एंड डेवलपर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी वीडियो प्रोसेस कैसे होगी, ये आपको कैसे शो होगी, और अगर कोई हैकिंग वगैरह होती है या फिर मेरी वीडियो सही से प्ले नहीं हो रही, कोई इशू आ रहा है, तो वो बैक एंड डेवलपर्स जो होते हैं वो उस इशू को रिजॉल्व करते हैं और वही इसको डेवलप भी करते हैं। अब जितने भी फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं और जितने बैक एंड डेवलपर होते हैं वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही सीखते हैं। अब जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP सीखते हैं। अब जब भी आप वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप HTML का यूज़ करते हैं, यानी कि HTML मीन हाइपर टेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज। और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई बटन है जिसको हम CTA कहते हैं, कॉल टू एक्शन बटन, उसका अगर आपने कोई कलर चेंज करना है तो वो आप CSS में करते हो और उस बटन का जो लॉजिक है वो डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई पेमेंट का जो है पेमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करते हो, उसके बाद आपको ऑप्शन शो होता है कि आपकी पेमेंट जो है वो प्रोसीड हो गई है, तो उसके पीछे जो लॉजिक क्रिएट किया जाता है वो जावास्क्रिप्ट को यूज करके किया जाता है। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो ये तीनों लैंग्वेजेस जो हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये आपको आनी जरूरी है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंपली आप कोई भी एक वेबसाइट ले लें, लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon, दराज, ऐसी कुछ वेबसाइट ले लें जो कि आप खुद डेवलप करें अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन लोगों ने अपने कुछ टेम्पलेट्स भी बनाकर गिटहब पे अपलोड किए होंगे। गिटहब एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी कोडिंग पड़ी हुई होती है, अगर आपने वो यूज़ करनी है वो यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप CSS के लिए बूटस्ट्रैप की जो कोडिंग है वो टेम्पलेट्स बने बड़े हुए हैं, आपकी कोडिंग ऑलरेडी हुई हुई है बटन्स की, उनकी एनिमेशंस कैसे होंगी उसकी भी बूटस्ट्रैप बनी हुई है, आपने सिर्फ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, आपका वो भी काम हो जाता है। नंबर 2, बैक एंड डेवलपर्स।
अब बैकएंड डेवलपर्स के लिए सर्वर साइड जो लैंग्वेज होती है वो यूज होती है, जैसे कि PHP, Ruby, Node एंड JS। ये लैंग्वेजेस एक्चुअली सर्वर को चलाने वाले कोड को हेल्प आउट करती हैं, जैसे कि MySQL, MongoDB, SQLite, इनको यूज किया जाता है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। आप ऐसे ही अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाकर सेल आउट कर सकते हैं किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। ये प्रोजेक्ट्स ब्लॉग्स, ई-कॉमर्स, वेब एप्लीकेशंस या फिर और भी डिजिटल जितनी भी कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट्स भी हो सकती हैं। उनके आप टेम्पलेट्स बनाकर रख लें और साथ में जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, आप उसकी कोडिंग को थोड़ा सा रिवैम्प करें और उसको शेयर कर दें। नंबर 4, ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? आप जितनी भी सोशल मीडिया की पोस्ट देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, वो सारे के सारे जितने भी होते हैं उनको डिजाइन करने वाले को हम ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ग्राफिक डिजाइनर्स बन जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन वो एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते, क्योंकि एक ग्राफिक डिजाइनर को क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए होता है। एंड ऑब्वियसली ये आपको यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि आप प्रोफेशनली वर्किंग नहीं करेंगे। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो होती जाएगी। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप टूल कौन कौन से सीख सकते हैं? आप अडोब फोटोशॉप सीख सकते हैं, आप अडोब इलस्ट्रेटर सीख सकते हैं। अब इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली कोई भी कंटेंट ले लेना है, चैट GPT से आप चाहे कॉपी कर लें, ठीक है। आपने उस कंटेंट के ऊपर एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है। आप उसके ऊपर ऑब्वियसली फॉन्ट्स, कलर्स, हायरार्की और भी काफी सारी चीजें यूज करोगे। देन आपको आइडिया होगा आफ्टर योर डिजाइनिंग कि आपकी जो पोस्ट है वो क्या लुक एंड फील दे रही है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी अपनी वर्किंग कर ली यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, आपने सिंपली अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। वो पोर्टफोलियो आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर बना सकते हो, लाइक Behance, Dribbble, LinkedIn, चाहे अवार्ड्स के ऊपर भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने उस पोर्टफोलियो के थ्रू आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। आप चाहे वो ऑनलाइन भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका ये पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा, आपने सिंपली किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है, लाइक Fiverr, Upwork, वहाँ पर अपनी एक गिग बनानी है, लाइक कि आप लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। आपको सिंपली वहाँ पर बिडिंग करनी है कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहाँ से आप क्लाइंट विन कर सकते हो। बट प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, डोंट थिंक अबाउट अर्निंग बिफोर लर्निंग। अब ग्राफिक डिजाइनर जो हैं वो हज़ारों जगहों से अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए सोशल मीडिया पोस्टिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके लोगोज जो हैं वो रिवैम्प करके दे सकते हैं। या फिर यूनिवर्सिटीज़ के पास और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं फ्रीलांसिंग, आप उनमें उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ सेमिनार्स होते हैं, उनके प्रॉपर बिलबोर्ड जो हैं वो डिज़ाइन होते हैं, वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप उनको प्रॉपर चार्ज कर सकते हैं। इसका बेसिकली फ़ायदा क्या है? इसके एक्चुअली 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1 कि आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है यूनिवर्सिटी में डिफरेंट लोगों के साथ। नंबर 2 इज़ दैट कि आपका प्रोफेशनली जो है वर्किंग के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। ऑब्वियसली आपकी यूनिवर्सिटी के जितने लिंक्स बने होंगे उनको माइट बी पॉसिबल आपका पहला डिज़ाइन ना पसंद आए, तो वो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए बोलेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, उस चीज़ को इम्प्रूव करके उनको प्रोवाइड करना है। तो ऐसे आपकी क्रिएटिविटी भी एक अच्छी होगी एंड साथ में आपका रिलेशनशिप भी अच्छा बिल्ड होगा और ऐसे ही आप जो है अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं। बट अगर आपको डिटेल जाननी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्ड कहाँ से आया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर डिटेल में जाननी है, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके मेरी वो होल वीडियो देख सकते हैं। नंबर 5, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट। अब आपकी फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है और वो प्रोजेक्ट्स जो लेकर आता है उसको हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर कहते हैं। अगर आप किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उनको स्टूडेंट्स के साथ साथ अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे भी वो फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी यूनिवर्सिटी का अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस होता है। अब वो सॉफ्टवेयर हाउस को फ्रीलांस बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत होती है। अब उन प्रोजेक्ट्स के लिए उनको पिच करना होता है डिफरेंट क्लाइंट्स के सामने, चाहे वो लोकल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो उसको पिच करता है जो और प्रोजेक्ट जो लेकर आता है उसको हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर कहते हैं। बिकॉज जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होता है उसको क्लाइंट के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। बिकॉज BDM जो होता है वो उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करवाता है, उनके ऑब्वियसली उनके पास एक टीम होती है और जो उसकी प्रॉपर जो स्पेसिफिक गोल है उसको मीट करता है। अब इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, अगर आप वो सीख लेते हैं तो आप एक अच्छे BDM बन सकते हैं। नंबर 1, मार्केट रिसर्च। अब BDM को मार्केट
मार्केट में न्यू ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना होता है। देन उससे क्या फायदा होता है कि जो भी कंपनी होती है वो देखती है कि इस टाइम ट्रेंड क्या चल रहा है और न्यू अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो फिर उस हिसाब से वो अपनी जो प्रेजेंटेशन है या फिर जो पिच है या फिर उनकी जो क्लाइंट के पेन पॉइंट्स हैं उनको देख के एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन डिजाइन करते हैं। अब जो मार्केट रिसर्च होती है इसमें 2 पॉइंट्स को माइंड में रखा जाता है। नंबर 1 प्राइमरी रिसर्च। अब प्राइमरी रिसर्च में क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट से या फिर आप अपनी जो ऑडियंस होती है उससे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं। इससे आप उनकी प्रेफरेंस, नीड्स और फीडबैक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं। अब प्राइमरी रिसर्च को आप किसी भी तरीके से गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 सर्वे। सर्वे से एक्चुअली मीन ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि दिस ब्रांड इज गुड और नॉट, और इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। अब उनके फीडबैक को आप माइंड में रख के देन आप अपना जो भी डिज़ाइन है या फिर जो भी प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नंबर 2 इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप एक ग्रुप या फिर इंडिविजुअल से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हो और उसके पेन पॉइंट्स को टोटली अंडरस्टैंड करते हो। नंबर 3 फोकस ग्रुप। अब आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एक ग्रुप है, आप सिंपली उन्हें एक टॉपिक देते हो और उनको कहते हो कि इसके ऊपर डिस्कस करें। इससे क्या है कि आप उनकी अंडरस्टैंडिंग जानते हो और साथ में आपको उनके इनसाइट्स का आइडिया होता है। नंबर 2 प्राइमरी रिसर्च। ये एक और इम्पोर्टेंट तरीका है जिससे आप मार्केट को रिसर्च कर सकते हैं प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज करके। इसमें आपके पास ऑलरेडी डाटा होता है, जस्ट आप अपने उस डाटा या फिर अपने उस रिसोर्स को यूज करके आप मार्केट का सर्वे करते हैं। अब इसमें भी हम लोग अगर 3 एग्जांपल लें तो सबसे पहले इंडस्ट्री रिपोर्ट। ये रिपोर्ट एक्चुअली स्पेसिफिकली होती है फॉर इंडस्ट्रीज। अब ये हमें सिंपली मार्केट ट्रेंड, ग्रोथ, प्रोजेक्शन और साथ में कंपेटिटिव एनालिसिस के प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है। नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होता है या फिर जो सेंटर होता है उसके अंडर प्रॉपर रेडी होते हैं। फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक, रेगुलेशंस, पब्लिकेशंस या फिर आपके प्राइवेट इनसाइट्स। अब ये जो रिपोर्ट होती है ये प्रिंट या डिजिटल फॉर्मेट में पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है। नंबर 3 ऑनलाइन डाटाबेस। अब ऑनलाइन डाटाबेस में डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या फिर डाटाबेस ऑलरेडी आपको डिजिटली मिल जाती है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी ब्रांड का कुछ डाटा लेना चाहते हैं कि उसने एनुअली जो है वो कितनी अर्निंग की है, कितने उसने कस्टमर्स विन किए हैं, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2 सेल्स स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट। अब जितने भी बीडीएम हैं उनको सेल स्ट्रेटजीज को डेवलप करना होता है जिससे वो कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ा सकें। इसमें आपकी प्राइसिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज या फिर डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। अब सेल स्ट्रेटजीज के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 मार्केट एनालाइज। अब जितने भी सेल्स वाले होते हैं वो प्रॉपर अपनी जो मार्केट है उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं और अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है उसको अवेल करते हैं या फिर अपने जो कंपेटिटर है उसे प्रॉपर एनालाइज करते हैं। नंबर 2 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में सिंपली वो क्या करते हैं, वो प्राइसिंग फाइनल करते हैं जो कि उस प्रोडक्ट की या फिर उस सर्विस की होती है। वो अपने माइंड में अपने कंपेटिटर्स की भी प्राइस रखते हैं और वो उससे थोड़ी सी कम प्राइस रखते हैं लेकिन रेवेन्यू भी वो जनरेट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर वो क्लाइंट जो है वो हैप्पी होता है तब। नंबर 3 प्रमोशनल एक्टिविटीज। अब जितनी प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं वो एक्चुअली कस्टमर्स के अवेयरनेस के लिए होती है कि वो आपके ब्रांड को जाने और आपके प्रोडक्ट को बाय करें। अब जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं या आप इन्फ्लुएंसर्स जितने भी होते हैं उनको भी देखकर आप अपनी ये वाली एक्टिविटीज शो करते हैं। इसका बेसिकली मकसद यही होता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रांड उसकी अवेयरनेस हो और लोगों तक जाए और वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लें और उसे बाय करें। नंबर 3 रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप अपने पार्टनर्स, स्टेक होल्डर या फिर आप अपने जो कंपेटिटर्स है उसके साथ प्रॉपर एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ये जितने भी रिलेशनशिप होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, चाहे आपके क्लाइंट्स के साथ हों, चाहे आपके अपने स्टेक होल्डर्स के साथ हों, चाहे वो पार्टनर्स या कंपेटिटर्स के साथ हों। ये एक्चुअली आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपकी जो मार्केट में वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकें, जिसमें आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और जितने आपकी ऑडियंस है उसके साथ वो ट्रस्ट और लॉयल्टी जो है वो बिल्ड होती है। अब इसमें भी 2 मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं। नंबर 1 नेटवर्किंग। अब आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर काफ़ी सारी जो हैं वो डिफरेंट कॉन्फ्रेंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, क्वाली नाइट्स होती हैं और भी काफ़ी सारा डीजे सिस्टम होता है। तो वहाँ पर आप क्या करें, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करें। इससे क्या होगा कि इससे आपका उनके साथ एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा। नंबर 2
रेगुलर कम्युनिकेशन। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने पार्टनर, स्टेक होल्डर या फिर अपनी ऑडियंस या फिर आप अपने किसी भी रिलेशनशिप जो आपने उस इवेंट में या फिर कॉन्फ्रेंस में बनाया है, अब उनके साथ प्रॉपर एक कम्युनिकेशन रखें और कम्युनिकेशन गैप जो है वो ना आए। अब इन 5 स्किल्स में से अगर आप कोई एक भी स्किल सीख लेते हैं तो आप आराम से बैठ के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इन सब स्किल्स में से सबसे ज़्यादा ईजी कौन सी स्किल लगती है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट जर्नी। अल्लाह हाफिज़।